हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीटी 365 साइंस एंड टेक की। कल एक और लेसन आ चुकी है, तो आई होप कि आप लोग वो लोग देख लिए होंगे। अगर वो नहीं देखे हो तो मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्लीज़ जाके वहाँ से देख लीजिएगा। क्योंकि मैं स्टार्ट कर दी थी और अप टू GSAT 11 तक वहाँ पर मैं डिस्कस कर दी थी। आज हम लोग हाइसिस से देखेंगे, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट। तो इसके बाद से जितनी भी टॉपिक बन पाएगी मैं आज देखूँगी, ओके। और देख सकते हो आप कि कितनी सारी चीज़ें हैं इसमें, काफ़ी चीज़ें इसमें कवर की गई है, तो मैं धीरे धीरे इसमें सब कवर करा दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की टॉपिक। तो आज की हमारी टॉपिक है हाइसिस, जिसका फुल फॉर्म है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट। तो ये न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि PSLV C43 ने रिसेंटली लॉन्च किया है हाइसिस। तो आपको ये याद रखना है कि हाइसिस सैटेलाइट जो गई है वो PSLV C43 से गई है, और इंडिया का ये फर्स्ट ऐसा हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट है, और ये आपका श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। और न्यूज़ में क्यों है वो देख लेते हैं। हाइसिस जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, यानी पूरी तरीके से अर्थ को ऑब्जर्व करेगी। और ये इसरो की मिनी सैटेलाइट 2 बस के द्वारा, इसमें के द्वारा नहीं, ये बनाया गया है, ओके। ये इसरो मिनी बस 2 बस है, ओके, मिनी सैटेलाइट 2 बस। तो ये आपको याद रखना, हाइसिस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ये हमारा पोलर जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है ना, उसमें इसको प्लेस किया जाएगा। और यहाँ पे जो इसकी मिशन की लाइफ स्पैन है, यानी कितने सालों तक ये टिके रहेगी, तो 5 ईयर्स तक ये रहेगी, यानी 5 ईयर्स तक इसकी वर्किंग कैपेसिटी है। एक माइक्रो है और 29 नैनो सैटेलाइट जो है 8 डिफरेंट कंट्रीज़ का, जिसमें कि हमारे US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इनकी हम लोग सैटेलाइट भी यहाँ पे भेजे हैं, और वो भी हाइसिस पे। और ये हमारा PSLV C43 लेकर गया। तो कोई भी सैटेलाइट जाती है तो उसके साथ आपको नैनो सैटेलाइट भी देखने को मिलेगा, माइक्रो सैटेलाइट भी देखने को मिलेगा। तो डिफरेंट कंट्रीज़ की भी हम लोग लॉन्च करते हैं एक ही साथ। अब हम लोग डिटेल में समझते हैं कि ये हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। तो इसमें आपका पावर है, यानी डिजिटल इमेजिंग भी देगा और स्पेक्ट्रोस्कोपी भी देगा, जिसमें कि हम लोग दोनों, स्पेशियल हो या फिर स्पेक्ट्रल इन्फॉर्मेशन किसी भी ऑब्जेक्ट की हो ना, उसको यहाँ पे कैप्चर किया जाएगा। इससे क्या होगा कि हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, मेज़र कर पाएंगे, और जितने भी डिफरेंट आपके मटेरियल्स हैं या और उनकी केमिकल और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो देख पाएंगे। साथ ही यहाँ जो इमेजेस होगी वो पिक्सल में होगी, और ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देगी। और इसके साथ ही हम लोग 1 सेकेंड, इसको हम लोग यूज़ कर पाएंगे ऑब्जेक्ट को कैरेक्टराइज करने में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी पता चलेगी। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग जो है ना, एक मच मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देगी, यानी अर्थ ऑब्जर्व तो करेगी ही, अर्थ ऑब्जर्व करने के साथ साथ ही वो ये काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन भी देगी, जिसमें कि यहाँ पे स्पेक्ट्रम जो होती है उसको डिवाइड किया गया है बहुत सारे बैंड्स में। और यहाँ पे नॉर्मल कलर कैमरा से भी ज़्यादा इसमें बैंड से के थ्रू इसको, यानी डिफरेंट बैंड है यहाँ पे, जिसके थ्रू यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। जहाँ पे 3 डिफरेंट स्पेक्ट्रल चैनल्स आपको देखने को मिलेगी, यानी विजुअली कलर अगर आप देखोगे तो एक रेड है, एक ग्रीन है, एक ब्लू है। और ये फर्स्ट ट्राई किया गया है इसरो के द्वारा, और ये एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट था जो कि भेजे थे हम लोग मई 2008 में। बाद में इसके चंद्रयान फर्स्ट हम लोग भेजे थे। और इसकी एप्लीकेशन देखिए कि जो हाइपर स्पेक्ट्रल ये आपका जो सैटेलाइट है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होगा, कहाँ कहाँ की डिटेल इन्फॉर्मेशन निकाल कर देगी। तो यहाँ पे काफ़ी ब्रॉड सेक्टर को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गई, फॉरेस्ट्री होगी, सॉइल सर्वे हो गई, जियोलॉजी होगी, कोस्टल जोन हो गई, इनलैंड वाटर स्टडीज़ हो गई, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, या फिर पोल्यूशंस है आपकी जो इंडस्ट्री से निकलती है, या फिर मिलिट्री है जो सर्विलांस करती है, और एंटी टेरर ऑपरेशन है। तो ये सारी एप्लीकेशंस में आपको देखने को मिलेगा कि हाइपर स्पेक्ट्रल जो इमेजिंग है ना, वो आपका डिजिटल इमेज भी देगी, जो कि काफ़ी क्लियर होगा और इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ होगी। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी ब्रॉड एरियाज़ को इसमें इंक्लूड किया गया है, काफ़ी जगहों का ये आपका एप्लीकेशंस यहाँ पे यूज़ होगा। अब टर्म्स में आते हैं, एक एक चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। स्पेक्ट्रल इमेजिंग का वर्ड यूज़ किया गया, तो स्पेक्ट्रल इमेजिंग होती क्या है? एक उस तरीके का इमेजिंग, यानी तस्वीर, जिसमें कि बहुत सारे बैंड यूज़ करते हैं। मैं बोली ना, एक ग्रीन, एक आपकी रेड और एक आपकी ब्लू, जो है 3 बैंड इसमें यूज़ होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, जिसमें कि आपका इंफ्रारेड यूज़ होगा, विजिबल स्पेक्ट्रम यूज़ होगा, अल्ट्रा वायलेट होगी, एक्सरे होगी, और कुछ कॉम्बिनेशन, ये दोनों की कॉम्बिनेशन भी होगी। तो इतना हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करके आपका जो बैंड है ना, उसको यूज़ किया जाएगा, जिसके थ्रू क्या होगा कि उस बैंड की तरफ से आपका हाई डिजिटल इमेजिंग वहाँ से कैप्चर हो पाएगी। इसलिए यहाँ पे कहा गया स्पेक्ट्रल इमेजिंग, यानी काफ़ी बेटर इमेजिंग आपको मिलने वाली है। काफ़ी तरीके के बैंड को यूज़ किया जा रहा है इसमें। अब आते हैं कुछ हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं, जैसे कि हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग की बात हो गई और मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग। कभी आप देखते होंगे कि मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जो मेन डिफरेंस है ना, वो बैंड का है, यानी नंबर ऑफ बैंड्स का आप देखोगे, और जो बैंड कितनी पतली होती है वो यहाँ पर डिफरेंट है। तो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग की बात करें तो यहाँ पे कंटिन्यूस है और कंटिग्यूस आपका रेंज ऑफ वेवलेंथ है,
और वहीं पे अगर हम लोग मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसेट है, यानी जितनी भी वेवलेंथ है ना यहाँ पे वो लोकेशन के हिसाब से है। लेकिन हाइपर स्पेक्ट्रल में आपका लोकेशन के हिसाब से नहीं है, यहाँ पे कंटिन्यूस वेवलेंथ है। अगर यहाँ पे एक रेस जा रही है तो वो जा रही है। और यहाँ पे मल्टी स्पेक्ट्रल क्या होता है कि अगर एग्रीकल्चर का देखना है तो दूसरा रेज आती है, यहाँ पे अगर आपको दूसरे फील्ड का पॉल्यूशंस का देखना है जो कि इंडस्ट्री से निकल रही है तो वो दूसरे आपकी रेज आती है। ओके, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग की बात करें तो यहाँ पे मच नैरो बैंड होते हैं, बहुत पतली सी बैंड होती है जिसमें कि 10 से 12 नैनोमीटर तक ही होती है। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेज जो है ना यहाँ पे 100 और 1000 ऑफ बैंड्स के साथ यहाँ पे इमेज लेती है, जो कि बहुत ही पतली होती है, लेकिन 100 और 1000 ऑफ बैंड होती है। इन जनरल अगर देखें तो यहाँ पे आपका इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर से ये आता है। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया। रिलेटेड कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे कमीशन किए थे कि जहाँ पे हाइपर स्पेक्ट्रल प्रोग्राम का डेवलपमेंट होगा, जिसके थ्रू जितनी भी मूवमेंट्स होगी ना इंटरनेशनल बॉर्डर में और कुछ पार्ट्स जो कि हमारे कंट्रीज़ के अंडर में है, तो उसको यहाँ पे आपका मॉनिटर किया जाएगा। ये जो हाइपर स्पेक्ट्रल प्रोग्राम है ये आपका फर्स्ट है, हमारे नेशन का तो फर्स्ट है, जो कि डिटेक्ट करेगी साथ ही साथ जितनी भी हमारे ह्यूमन जो ट्रीज़ के नीचे है और जो डेंस फॉगाइल हो गई, आपकी श्रब्स हो गई, या फिर स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो दिन हो या रात हो, वो सब इमेज यहाँ पे निकाल के देगी। साथ ही साथ ये डिटेक्ट भी करेगी ह्यूमन की प्रेजेंस जो कि हवा में होगी, और अगर वहाँ पे क्लाउड कवर है तो भी, डेंस फॉग है तो भी, या फिर स्नो कवर है तो भी, यानी किसी भी कंडीशन में आप सोच सकते हो ये कि टफ से टफ कंडीशंस में भी ये इमेज निकाल के ज़रूर देगी। इसके पावर को कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग। ओके, तो कुछ चीज़ें आपको याद होना चाहिए, मतलब कोई भी आप अपने माइंड में ही कुछ एक्रोनिम बना लो जिससे कि आपको एक ईजी वे में समझ में आए चीज़ें। अब आते हैं सैटेलाइट जो कि लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। तो इसरो के द्वारा कौन कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की गई है अब ये बताती हूँ। रिसेंटली आप देखोगे तो इसरो ने यहाँ पे सैटेलाइट GSAT-29 लॉन्च की है। और ये लॉन्चर कौन सी है, देखिए लॉन्चर भी होती है, GSLV देखते हैं, GSAT होती है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि आखिर ये है क्या। अब मैं बताती हूँ। लॉन्चर व्हीकल क्या होता है कि आप मान लो कि एक गड्डी है, ओके, कोई भी एक गड्डी है तो उसको लॉन्चर व्हीकल कहते हैं। जैसे लॉन्चर व्हीकल हमारे यहाँ इसरो में दो होती है, एक है PSLV और दूसरी है GSLV। ओके, तो बस PSLV क्या होती है कि जो हल्की रॉकेट होती है उसी को लेकर जाती है, जो हल्की ये हल्की रॉकेट है, जो हल्की सैटेलाइट होती है उसको लेकर जाती है, और जो ज़्यादा वेट की सैटेलाइट होती है वो आपका GSLV के द्वारा भेजा जाता है। ओके, ये दो डिफरेंस बात है। उसके बाद आपका जो सैटेलाइट भेजा जाता है, सैटेलाइट का अलग नाम होता है, जो कि आप GSAT देखते हो। अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट जो हमारे यहाँ से भेजा गया है वो है GSAT-11, जो मैं इससे पहले कल के लेक्चर में बताई थी, 11। ओके, ये सबसे भारी है। अब आपका भेजा गया है GSAT-29। ओके, और 29 किससे भेजा गया है, GSLV Mach-3D2। यानी ये आपका जो लॉन्चर होता है, ये आप गड्डी समझ लो, इसमें बैठे हुए इंसान जो है वो आपके सैटेलाइट है। बस इसी तरीके से आप समझ सकते हो कि एक लॉन्चर है, यानी जो सैटेलाइट को ले जाता है उसको हम लोग लॉन्चर कहते हैं, और वो PSLV GSLV होते हैं। रिसेंटली इंडिया की जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV C-44 है, ये भी सक्सेसफुली आपका इंजेक्ट की थी माइक्रोसैट-R और कैलमसेट V2 सैटेलाइट को, और उनके डेजिग्नेटेड ऑर्बिट में भी, ये भी हम लोग को पता है। ओके, साथ ही कुछ और न्यूज़ में देखते हैं। जब यहाँ पे आप देखोगे कि एक लिफ्ट ऑफ मास होता है 3423 kg का, तो GSAT-29 जो है एक मल्टी बीम मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है हमारे इंडिया की, और ये हेवीएस्ट सैटेलाइट है जो कि इंडिया के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ओके, GSAT-11 भी और GSAT-29 भी। लेकिन डिफरेंस क्या है, GSAT जो 11 थी ना वो हमारी हेवीएस्ट सैटेलाइट तो है ही, लेकिन उसको हम लोग फ्रांस से लॉन्च किए थे, लेकिन GSAT जो 29 जो हेवीएस्ट सैटेलाइट है उसको हम लोग इंडिया से लॉन्च किए थे। ये मेजर डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। यहाँ पे आपका जो डिजिटल डिवाइड किया जाता है ना यूज़र्स का, जैसे कि जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में, तो वो यहाँ पे कम्युनिकेशंस को ज़्यादा बेटर कर पाएगी इस सारे रीजन में, इसलिए इसको भेजा गया है। अब है PS4 इन PSLV C-44। तो नॉर्मली जो लास्ट स्टेज होता है PSLV रॉकेट का, वो प्राइमरी सैटेलाइट जब यहाँ पे आपका रिलीज़ किया जाता है उसके बाद, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि डेड कुछ स्पेस जो है ना वो डेड भी हो जाते हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, डेब्रिस, यानी कचरा फैला दिए, स्पेस में कचरा फैला दिए। तो PSLV C-44 का जो फोर्थ स्टेज होता है PS4 ऑफ द व्हीकल, ये आपका मूव करता है, वो भी हायर सर्कुलर ऑर्बिट में, और ये इस्टेब्लिश होता है ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म में, जिसमें कि सारी एक्सपेरिमेंट यहीं से कैरी आउट होती है। अब पेलोड की अगर बात करें तो यहाँ पे कलाम सेट है, जिसको हम लोग नैनो सैटेलाइट भी कहते हैं। एक स्टूडेंट पेलोड है जो कि फर्स्ट इसको यूज़ किया गया है PS4, और ये ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म के जैसा। माइक्रोसैट-R की बात करें तो ये मिलिट्री आपकी इमेजिंग सैटेलाइट है। अब कुछ बात कर लेते हैं हम लोग सैटेलाइट की लॉन्च व्हीकल जो कि इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है। तो फर्स्ट है PSLV, जिसको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी कहते हैं। ये आपका मेनली डिज़ाइन किया गया है कि डिलीवर करेगी जितनी भी अर्थ ऑब्जर्वेशन की और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। और यहाँ पे लिफ्ट ऑफ मास आप देखोगे 1700
केजी तक है और ये सन सिंक्रोनस सर्कुलर ऑर्बिट में इसको यहाँ पे लॉन्च करेगी और ये आपका 600 से 900 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक, मतलब है हाइट तक। पीएसएलवी की बात करें तो यहाँ पे 4 स्टेज आपका लॉन्च होता है, जिसमें कि अल्टरनेटिव सॉलिड और लिक्विड स्टेज होती है। जैसे आप मान लो कि 4 स्टेज होती है, ये आपका 4 स्टेज है, यानी ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये आपका हो गया पीएसएलवी। ओके, उसके बाद आप देखोगे पीएसएलवी तो ये क्लासिफाइड किया गया है बहुत सारे वर्जन में, जैसे कि आपका पीएसएलवी सीए है, पीएसएलवी जी है, पीएसएलवी एक्सएल है। पीएसएलवी की बात करें तो ये यूज़ किया जाता है कि सैटेलाइट को लॉन्च करे, वो भी लोअर लिफ्ट ऑफ मास की, यानी जो कम वजन की सैटेलाइट होती है उसको यहाँ पे लॉन्च किया जाता है, वो भी जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में। अब सेकंड जो यहाँ पे लॉन्च व्हीकल है वो है जीएसएलवी यानी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये डेजिग्नेट की जाती है कि डिलीवर किया जाएगा जितनी भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और अर्थ सेंसिंग सैटेलाइट जितनी भी जाती है वो पीएसएलवी से जाती है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट आपकी जीएसएलवी से जाती है और जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में जाती है। और यहाँ पे 2 वर्जन है जीएसएलवी का, यानी जीएसएलवी मार्क 2 एंड जीएसएलवी MK3। तो जीएसएलवी MK2 जो है ना, ये 3 स्टेज व्हीकल्स है जिसमें कि 4 लिक्विड स्ट्रैप्स ऑन है, इसमें 3 स्टेज है। ओके, 1 2 3 स्टेज है और 4 लिक्विड इसमें स्ट्रैप्स ऑन है। फर्स्ट स्टेज की बात करें तो सॉलिड ये रॉकेट मोटर होती है। सेकंड स्टेज की बात करें तो लिक्विड फ्यूल है इसमें। 1 सेकेंड, ये मैं बताती हूँ आपको। ये 3 स्टेज है, सॉलिड है फर्स्ट में, सेकंड में लिक्विड है और क्रायोजेनिक अपर स्टेज है, जिसमें कि थर्ड स्टेज में ये क्रायोजेनिक अपर स्टेज जो है ना, इसमें आपका CUS है जो कि आपका थर्ड स्टेज बनाती है MK3 की। यहाँ पे इसकी कैपेबिलिटी है कि जो सैटेलाइट लॉन्च करती है उसकी मास आपका 2500 kg होती है और जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में जाती है और यहाँ से ये क्या कहते हैं 2500 से लेकर 5000 kg तक इसको लिफ्ट कर सकती है। अब जो सेकंड टाइप की है वो है GSLV MK3। ये भी आपका 3 स्टेज व्हीकल्स है और इसमें इंडिजीनियस हमारे यहाँ का खुद क्रायोजेनिक अपर स्टेज इंजन बना हुआ है, जिसमें कि 2 सॉलिड फ्यूल स्ट्रैप्स ऑन है फर्स्ट स्टेज में और लिक्विड प्रोपेलेंट आपको सेकंड स्टेज में देखने को मिलेगा, यानी पहले में सॉलिड है, सेकंड में लिक्विड है। और यहाँ पे जो है वो जितनी भी हेवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है, यानी जिसकी वेट आपका 4000 kg तक रहती है, उसको यहाँ पे कैरी किया जाता है। और जो इंडिजीनियस यानी हमारे यहाँ खुद की बनी हुई जो क्रायोजेनिक C25 इंजन है ना, ये हेल्प करती है कि फ्यूल लोड किया रहेगा, वो भी रॉकेट में जब यहाँ पे लो हो जाएगी तो। ओके, तो फ्यूल भी लोड होती है, इसलिए क्रायोजेनिक C25 इंजन हम लोग लेकर जाते हैं। इंडिया जो है वो 6 नेशन में काउंट हो गई है, यानी आप देखोगे US, रशिया, फ्रांस, जापान और चाइना के बाद जो है, जो कि हम लोग खुद का क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी पोसेस कर दी है। ओके, तो यानी हमारे यहाँ जो इंजन जाती है वो क्रायोजेनिक C25 इंजन है, जिसमें कि फ्यूल भी लोड होती है। तो हम लोग 6 नेशन में आ गए हैं। ओके, फर्स्ट आपकी है US, सेकेंड है रशिया, थर्ड है फ्रांस, फोर्थ है जापान और फिफ्थ है चाइना। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है यूविका। यूविका स्टैंड्स फॉर यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। इसरो ने यहाँ पे लॉन्च किया है यूविका, जो कि यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम है और युवा वैज्ञानी कार्यक्रम है जो कि स्कूल स्टूडेंट के लिए है। तो आप लोग जानते हो कि इसरो वाले आजकल स्कूल स्टूडेंट पे भी काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। वो अभी से स्कूल स्टूडेंट्स लोग को यहाँ पे नर्चर कर रहे हैं, जिससे कि बड़े होकर वो लोग इसरो में पार्टिसिपेट कर पाए। तो जिस बच्चे को यहाँ पे स्पेस टेक्नोलॉजी से काफ़ी यहाँ इंटरेस्ट है, उन बच्चों पर इसरो अभी भी वर्क करना स्टार्ट कर दी है। तो यही है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। इसका एम है कि हमारे स्पेस रिसर्च को काफ़ी नर्चर करना है, वो भी यंग माइंड में। और इसमें आपका 1 मंथ का प्रोग्राम होगा, जिसमें कि 3 स्टूडेंट पूरे 29 स्टेट और 7 यूनिट टेरिटरी से चुने जाएंगे। और स्टूडेंट मोस्टली किस क्लास के होंगे, तो क्लास 8 तक से होंगे। और ये लेक्चर दिया जाएगा इनको, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो लैब है वहाँ पे वो एक्सेस कर पाएंगे और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाएगा स्मॉल सैटेलाइट का। एलिजिबिलिटी कौन कौन है, स्टूडेंट वो सारे जो कि आपका 9th स्टैंडर्ड तक फिनिश कर चुके होंगे अपने एकेडमिक ईयर और चाहते हैं कि वो 10th ज्वाइन करें। और इनकी जो एक्सपेंसेस होगी ना, यानी जो ये ट्रैवल करेंगे, बोर्ड करेंगे, ये सब कुछ फंड किया जाएगा आपका इसरो के द्वारा। इसके अंदर क्या है कि 6 इंक्यूबेशन सेंटर यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है डिफरेंट पार्ट में, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंटर और नॉर्थ ईस्ट में। फर्स्ट इस तरीके का सेंटर आप देखोगे तो इस्टेब्लिश हुआ है त्रिपुरा में, जो कि अगरतला में है। ओके, तो ये सारी बातें भी आपको याद रखना है। अब आते हैं नासा की मिशन, जो काफ़ी न्यूज़ में थी। तो हम लोग इसरो की तो देख लिए, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी आपका नासा का मिशन होता है, क्योंकि इक्वली इंपॉर्टेंट दिया जाता है नासा और इसरो को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो नासा की मिशन भी देख लेते हैं। पार्कर सोलर मिशन काफ़ी ये इंपॉर्टेंट था। ये फर्स्ट ऐसा फ्लाई किया है जो कि सन एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली जाएगा, जिसको सन एटमॉस्फेयर की जो ऊपरी सतह होती है उसको हम लोग कोरोना कहते हैं। तो ये कोरोना का स्टडी करेगा।
सन की अनस्टेबल जो कोरोना प्रोड्यूस है उसको देखेगा, सोलर विंड को देखेगी, मैग्नेटिक और प्लाज्मा एक्सप्लोजन के बारे में भी बताया जाएगा। ये यहाँ पे मेजरमेंट करेगी सन की इलेक्ट्रिक फील्ड और सन की वेव। ओके, सेकेंड जो यहाँ पे आपका गया है जो मिशन है वो है इनसाइट मार्स लैंडर, यानी ये फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट है जो कि डिज़ाइन किया गया है कि जो भी रेड प्लैनेट है ना हमारी मार्स है उसकी डीप इंटीरियर को एक्सप्लोर करेगा। जो लैंडिंग साइट है वो है इलाइसियम प्लेंटिया जो कि मार्स इक्वेटर के काफ़ी क्लोज है। थर्ड जो यहाँ पे मिशन है वो है अपॉर्चुनिटी रोवर, यानी ये रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है कि ये कंप्लीट हो गई है और ये कंफर्म कर रही है कि मार्स में पानी पाया गया है। ओके, ये अपॉर्चुनिटी रोवर ने ऐसा कंफर्म किया है। नेक्स्ट यहाँ पे कासिनी हाइजेंस, तो ये आपका लॉन्च किया गया है कोलैबोरेशन के साथ, यानी यहाँ पे नासा भी है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी है। फिर उसके बाद यहाँ पे इटालियन स्पेस एजेंसी भी है जो कि सैटर्न और इनके जो सिस्टम ऑफ रिंग्स और मून्स है ना उनको यहाँ पे पता करेगी, यानी सैटर्न की जो लार्जेस्ट मून है टाइटन उनकी यहाँ पे पता किया जाएगा। ये फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट है जो कि आपका सैटर्न के लिए भेजा गया है, कासिनी हाइजेन। वोयागर फर्स्ट एंड सेकेंड की बात करें, वोयागर 2 की बात करें तो ये यहाँ पे सेकेंड ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है जो कि हिस्ट्री में है और ये इंटरस्टेलर स्पेस में इंटर करती है जो कि आपका हेलियोपॉज को क्रॉस करते हुए जो वो रीजन जहाँ पे टेन्यूस है, हॉट सोलर विंड है, वहाँ पे आपका कोल्ड और डेंस इंटरसेल्युलर मीडियम को मीट करती है, तो वहाँ पे आपका जाके इसको स्टडी करेगी। वहीं पे वोयागर 1 की बात करें तो ये फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट था जो कि यहाँ पे इंटरस्टेलर स्पेस है उस पर इंटर की थी। न्यू होराइजन प्रॉब भी काफ़ी न्यूज़ में थी, तो रिसेंटली इन्होंने अपना फ्लाई को कंप्लीट किया है जो कि क्यूपलर बेल्ट ऑब्जेक्ट में था और जिसका नाम दिया गया है अल्टीमा थुले, और यहाँ पे ये रिकॉर्ड भी सेट की है कि बहुत ज़्यादा ही ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट में जाकर ये विजिट किया गया है स्पेस क्राफ्ट के द्वारा। ये फर्स्ट मिशन है जो कि प्लूटो सिस्टम के लिए है और क्यूपर बेल्ट के लिए भी है, तो आपको याद रखना है ये फारदेस्ट है, यानी अब तक का आपको देखने को मिलेगा थोड़ा दूर में था और यहाँ पे आपका करेक्शन करने के लिए भी जो भी स्पेसक्राफ्ट के द्वारा यहाँ पे परफॉर्म किया गया था। अल्टीमा थुले की बात करें तो ये कॉन्टैक्ट बाइनरी है, यानी ये सिंगल ऑब्जेक्ट है और इसमें 2 लोब्स है, लेकिन लोब्स जो है वो कॉन्टैक्ट में है। नासा यहाँ पे जो लार्ज लोब अल्टीमा है उसको डब्ड किए है और जो दूसरी यानी यहाँ पे 3 टाइम्स आपका स्मॉलर थुले भी पता किया गया है। क्यूपर बेल्ट की बात करें तो ये डोनट शेप्ड रीजन होती है जो कि आईसी बॉडीज़ की होती है और ये आपका नेपच्यून के बियॉन्ड में प्रेजेंट होती है। जो आइस ऑब्जेक्ट है क्यूपर बेल्ट की वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन होती है तो वहीं पे आपका इसको पाया गया है क्यूपर बेल्ट को। ओके, बहुत सारे क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट है जो कि अभी भी अनचेंज है, यानी बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद भी उनकी जो स्ट्रक्चर है, नेचर है, वो अभी भी अनचेंज है। प्लूटो की बात करें तो वो भी यहाँ पे क्यूपर बेल्ट में पाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट जो कि है डॉन मिशन, यानी सिर्फ एक ऐसी मिशन है जो कि अभी तक ऑर्बिट यानी 2 एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल और टारगेट में गई है, जैसे कि जाइंट आपकी एस्ट्रॉइड वेस्टा हो गई और डॉर्फ आपकी प्लैनेट सेरेस हो गई। तो सेरेस आपका लार्जेस्ट बॉडी है जो कि एस्ट्रॉइड बेल्ट में होती है और एस्ट्रॉइड बेल्ट आपका कहाँ पाया जाता है, मार्स और जुपिटर के बीच में। ये सिर्फ एकमात्र डॉर्फ प्लैनेट है जो कि आपका इनर सर्किल में, जो भी आपका सोलर सिस्टम है ना उसके इनर सर्किल में प्रेजेंट है और बाकी सब आपका आउटर एज में। सेरेस की बात कर रही हूँ। फिर आते हैं ओसिरिस रेक्स, यानी ये आपका एक स्पेस प्रॉफ लॉन्च किया गया है जो कि आपका एस्ट्रॉइड बेनू के लिए, और 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। तो ये आपका फर्स्ट इमेज दी थी बेनू जो कि एस्ट्रॉइड है। तो एस्ट्रॉइड काफ़ी बहुत मात्रा में आपको देखने को मिलेगा कि सोलर सिस्टम में होती है, तो वही सब एस्ट्रॉइड को स्टडी करने के लिए ये लोग भेजते हैं। फिर उसके बाद ये रिसेंटली ऑब्टेन किया गया था जाक्सा हायाबुसा सेकंड मिशंस जो था, ये आपका दूसरी जो एस्ट्रॉइड थी रेगू, इसको स्टडी करने के लिए किया गया था। तो जाक्सा आपका जापानीज़ मिशन है, याद रखना है। लूसी मिशन की बात करें तो ये 2021 में इसको लॉन्च किया जाएगा जो कि फर्स्ट टाइम मिशन है और ये जुपिटर की जो ट्रोजन एस्ट्रॉइड है ना उसको स्टडी करेगी और यहाँ पे 6 और ट्रोजन को भी और 1 मेन बेल्ट एस्ट्रॉइड को भी। ट्रोजन एस्ट्रॉइड की बात करें तो ये आपका वन ऑफ द नंबर ऑफ एस्ट्रॉइड है जो कि एक स्टेबल लैग्रेनियन जो पॉइंट होती है ना, एल पॉइंट, वो आपका सन के अराउंड में, तो उसको यहाँ पे ऑक्यूपाई करती है। उसके बाद इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नासा की है, और यहाँ पे लर्न किया जाएगा कि जो भी कॉस्मिक रेज आती है ना हेलियोस्फीयर से, यानी कॉस्मिक रेज जो हेलियोस्फीयर से जनरेट हो रही है तो उसको यहाँ पे पढ़ा जाएगा और ये आपका लॉन्च किया जाएगा 2024 में। केपलर मिशन की बात करें तो ये भी नासा की है और केपलर एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जो कि नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये डिस्कवर करेगा अर्थ साइज प्लैनेट,
यानी प्लैनेट की अर्थ साइज कितनी है और स्टार की कितनी है। और रिसेंटली ये इसको अभी रिटायर्ड किया गया है, यानी केपलर मिशन को रिटायर किया गया है। और केपलर जो टेलीस्कोप है ना, वो डिटेक्ट करती है कि जो प्लैनेट की क्या प्रेजेंट है, यानी यहाँ पे मिनोस्क्यूल ड्रॉप को रजिस्टर करके, जो कि स्टार की ब्राइटनेस बताती है, तो उसको रजिस्टर करके यहाँ पे आपका इस टेलीस्कोप के द्वारा प्रेजेंट का पता चलाया जाता है। टेस्ट की बात करें तो ये सक्सेसर है, यानी केपलर मिशंस में बाद में आपका टेस्ट जाएगा, जो कि ये ट्रांजिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सर्विस सैटेलाइट। चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी की बात करें तो ये इंटर करेगा प्रोटेक्टिव, जो कि सेफ मोड होगा, और ये मल फंक्शन के द्वारा वहाँ पे जाएगा। ये आपका नासा का ओरिजिनल यानी ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट है, जो कि आपका हबल के साथ होगा, कॉम्पटोन गामा रे ऑब्जर्वेटरी के साथ होगा, और स्पिटलर स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ होगा। ओके, टेलीस्कोप के साथ होगा। फिर आते हैं हबल टेलीस्कोप, जो कि नासा की है, और यहाँ पे जॉइंट वेंचर है, यानी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बीच में, जो कि लॉन्च करेगी अपनी ऑर्बिट, और वो भी अर्थ के ऊपर 552 किलोमीटर में। ये फर्स्ट मेजर ऑप्टिकल टेलीस्कोप है जो कि स्पेस में इसको पहुंचाया जाएगा, और इसकी एबिलिटी जो है ना, ये मल्टीपल वेवलेंथ को देख पाएगी, यानी इंफ्रारेड के बगल में भी, विजिबल रेड को भी, और अल्ट्रावायलेट रेड को भी, हबल टेलीस्कोप। फिर आते हैं जेम्स वेव स्पेस, ये आपका जॉइंट प्रोजेक्ट है नासा का और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का और कैनेडियन स्पेस एजेंसी का। ये आपकी हबल स्पेस टेलीस्कोप के बाद की जाने वाली ये आपका सक्सेसर है उसका, और काफ़ी पावरफुल भी है। 100 टाइम्स आपका जो हबल टेलीस्कोप है ना, उससे ज़्यादा ये पावरफुल है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, तो ये आपका एक स्पेस टेलीस्कोप है जिसको शेड्यूल किया गया है कि 2023 में भेजा जाएगा। ये नासा के एक्सप्लोरर प्रोग्राम का एक पार्ट है, और यहाँ पे प्लान किया गया है कि 2 ईयर मिशन होगी और 2 फोल्ड एम होगा, यानी यहाँ पे जो आपका यूनिवर्स किस तरीके से बना है उसको स्टडी किया जाएगा, और किस तरीके से जो कॉमन लाइफ यहाँ पे निकल कर आई है हमारी गैलेक्सी में उसको भी यहाँ पे पता किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन एंड आइस एक्सप्लोरर यानी स्फेयर एक्स है, ये आपका सर्वे करेगी पूरी तरीके से स्काई को, और हर 6 महीने में, और वो भी लो ऑर्बिट, जो आपका लो अर्थ पोलर ऑर्बिट है वहाँ से, ऑप्टिकल में भी, और नियर इंफ्रारेड लाइट के पास भी इसको पढ़ा जाएगा। आईसैट की बात करें तो ये आईसैट 2 है, यानी आइस क्लाउड एंड लैंड एलिवेशन सैटेलाइट है, जो कि रिसेंटली लॉन्च किया गया है, और ये अर्थ ऑब्जर्विंग सिस्टम मिशन है, और ये आपका मेज़र करेगा कि कितनी मास शीट आपकी जो भी क्लाउड शीट है, यानी आइस शीट जो है उसकी क्या आज के डेट में कंडीशन है, क्लाउड कैसी है, एरोसोल हाइट कितनी है, लैंड टोपोग्राफी कितनी है, वेजिटेशन कैरेक्टरिस्टिक कैसी है। नेक्स्ट है ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट फॉलो ऑन, यानी ग्रेस FO। ये एक जॉइंट मिशन है जो कि नासा की है और जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंस की है, जो कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को मैप करेगी और स्टडी करेगी जितनी भी चेंजेस हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में होती है वाटर के मूव होने से। ये आपका सक्सेसर है, जो आपका ओरिजिनल ग्रेस मिशन गया था 2002 से 2017 तक रहा था, तो ग्रेस FO इसकी सक्सेसर है। अब आते हैं विजुअलाइजिंग आयन आउटफ्लो वाया न्यूट्रल एटम सेंसिंग 2। ये विजन 2 मिशन है, यानी यहाँ पे एक साउंडिंग रॉकेट मिशन होगी जो कि आपका सबसे अर्थ के नज़दीक जाएगी और अर्थ के एटमॉस्फेयर को यहाँ पे स्टडी करेगी कि कैसे ये स्लोली लीकिंग कर रही है स्पेस में। साथ ही ये साउंडिंग और प्रॉप रॉकेट जो है यहाँ पे ब्रीफ और टारगेटेड फ्लाइट होगी स्पेस में। ओके, उसके बाद ऑरोरा बोरेलियस की बात करें तो ये आपका कीन इंटरेस्ट ले रहा है विजन 2 मिशन में, जो कि आपका एक फंडामेंटल ड्राइवर है इस एटमॉस्फेरिक स्केप के प्रोसेस में। ऑरोरास की बात करें तो ये फॉर्म्ड होता है जब आपका एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हमारे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, यानी सन के चारों ओर आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो आपका घूमते रहता है ना, उसमें आपका इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे एनर्जिक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे आपका आता है, तो उसके कारण यहाँ पे ऑरास यहाँ पे फॉर्म होता है आपका, और ये अर्थ स्पेस के नज़दीक में होता है, जो कि यहाँ क्रैश भी कर जाता है, कभी कभी कोलाइड करने के साथ साथ ये क्रैश कर जाता है, और यहाँ से आपका एक रेड या फिर ग्रीन येलो लाइट भी निकलता है। तो यही आपका हो गया ऑरास। जो लाइट है ना, ये आपका मैग्नेटिक पोल के ऊपर दिखता है, जो कि नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में है, और इसको हम लोग ऑरोरा बोरेलिस भी कहते हैं नॉर्थ में, और ऑरोरा ऑस्ट्रिस भी कहते हैं साउथ में। ओके, ये आपका फर्स्ट है, यानी 9 जो अब तक साउंडिंग रॉकेट भेजा गया है उसकी ये फर्स्ट है, और ये नेक्स्ट 14 मंथ्स में इसको लॉन्च किया जाएगा, वो भी ग्रैंड चैलेंज इनिशिएटिव के साथ। कुछ और स्पेस मिशन देखते हैं जो कि न्यूज़ में थी, जैसे आपकी बेपी कोलंबो मिशन है, ये एक यूरोप की फर्स्ट मिशन है जो कि मरकरी में जाएगी, और ये आपका 2018 में था और ये रीच करेगा 2025 तक। ये जॉइंट मिशन स्पेस है, जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ है और जाक्सा के साथ है। मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारी सोलर सिस्टम की, और अब तक सिर्फ नासा की मैरिनर जो 10 थी और US स्पेस एजेंसी की मैसेंजर थी, वही इस आपकी प्लैनेट के पास पहुंच पाई है।
अब ओलेलोस सैटेलाइट की बात करें तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी की अर्थ एक्सप्लोरर सैटेलाइट है और ये वर्ल्ड की फर्स्ट स्पेस मिशन है जो कि अर्थ के विंड यानी अर्थ के चारों जो विंड है ना उसको मैप करेगी। ये आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी की जो लिविंग प्लैनेट प्रोग्राम है उसका एक पार्ट है, जिसमें कि कुछ और मिशन भी इंक्लूड है, जैसे आपका ग्रेविटी फील्ड एंड स्टडी स्टेट ओशन सर्कुलेशन एक्सप्लोरर है, ओशन आपका सॉइल मॉइस्चर एंड ओशन सैलिनिटी है, क्रायोसैट मिशन है, स्वाम मैग्नेटिक फील्ड मिशन है, ये सब कुछ। और उसके बाद देखते हैं यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी, यानी यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी जो है यहाँ पे हाइपर आयन को देखेगी, जो कि लार्जेस्ट एवर गैलेक्सी प्रोटो सुपर क्लस्टर है आज की डेट में। ईएसओ की बात करें तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें 16 मेंबर स्टेट है, साथ ही होस्ट स्टेट भी है, जैसे चिले हो गई और आपकी ऑस्ट्रेलिया भी हो गई। चैंगी 4 के स्पेसक्राफ्ट की बात करें तो ये सेकंड फेज़ है आपका चाइना की ल्यूनर प्रोग्राम की, और ये फर्स्ट मिशन थी जो कि लैंड की थी आपका मून के फार साइड में, यानी जो मून हम लोग को दिखता है मून के फार साइड में, यानी जो मून की अपोजिट साइड होती है उसमें इसको यहाँ पे लैंड कराया जाएगा। और यहाँ पे जो आपका लैंड होगा ये साउथ पोल एटिक बेसिन्स में होगा। फार साइड की बात करें हेमिस्फेयर में तो मून जो है हमेशा ऑलवेज फेस करता है अर्थ के, और उसके पीछे वाले पोर्शन में इसको ले जाया जाएगा। सिर्फ 59% जो मून है वो विजिबल होता है हमारे ऑल टाइम। टाइडल लॉकिंग की बात करें तो मून यहाँ पे आपका सेम टाइम लेता है, जैसे 27 डेज़ लेता है कि वो यहाँ पे ऑर्बिट कर सके अर्थ के चारों ओर और रोटेट कर सके अपने खुद के एक्सिस में। ल्यूनर वाइब्रेशन की बात करें तो ये आपका यहाँ पे 50% जो मून है ना वो विजिबल होती है, और यहाँ पे आपका 59% हम लोग देख पाते हैं, क्योंकि नॉर्थ साउथ जो रॉकिंग होती है, ईस्ट वेस्ट जो वॉबलिंग होती है वो उनकी उसके कारण, जिसको हम लोग ल्यूनर वाइब्रेशन भी कहते हैं। अब आते हैं टियांगोंग की। टियांगोंग जो है रिसेंटली चाइना ने अपनी रेप्लिका यानी जो फर्स्ट परमानेंट क्रूड स्पेस स्टेशन थी उसी की डुप्लीकेट यहाँ पे प्रेजेंट की है। टियांगोंग जैसे हेवनली पैलेस का है इसका मतलब होता है, और ये एक स्पेस स्टेशन प्रोग्राम है जो कि चाइना की है। यहाँ पे चाइनीज़ लार्ज मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन को यहाँ पे प्लेस किया जाएगा, वो भी लो अर्थ ऑर्बिट में, और ये आपका 2022 तक किया जाएगा। ISS है जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डीकमीशन हो जाएगी 2024 तक, और CSS जो है ना आपका वो यहाँ पे आपका वैक्यूम ये जब आपका डीकमीशन हो जाएगा तो उसके बाद CSS आएगा। ओके, ISS की बात करें तो ये हैबिटल आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में है, और ये कब से ऑपरेशन में है, ये आपका काम कर रही है 1998 से, और यहाँ पे कोलैबोरेटिव एफर्ट के साथ जो कि आपका स्पेस एजेंसी के बीच में है, यूनाइटेड स्टेट, रशिया, कनाडा, जापान और यूरोप के बीच में ISS को यहाँ पे लगाया गया है। सोयूज़ की बात करें तो सोयूज़ आपकी रशियन स्पेसक्राफ्ट है जो कि पीपल्स को कैरी करेगी और सप्लाई करेगी, वो भी स्पेस स्टेशन से। करेंटली सिर्फ यहाँ पे रशियन स्पेसक्राफ्ट जो है लोगों को कैरी करती है ISS से, और उसके बाद आपका USA करती थी जो कि रिटायर्ड हो गई 2011 में। इबुकी सेकंड की बात करें ग्रीन हाउस गैस ऑब्जर्विंग सैटेलाइट 2, रिसेंटली जापान ने यहाँ पे लॉन्च किया है ग्रीन हाउस गैस ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इबुकी 2, जो कि जापान यहाँ पे लॉन्च कर रही है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की फर्स्ट लोकल वहाँ की खुद की बनी हुई सैटेलाइट को, जो कि खालिफा सैट है, और ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। कुछ और इन्वायरमेंटल सैटेलाइट की बात करें तो ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी 2 है, जिसको OCO2 कहते हैं, ये नासा के द्वारा है, और ये डेजिग्नेट करेगी कि हमारे प्लैनेट एटमॉस्फेयर में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद जियो स्टेशनरी कार्बन ऑब्जर्वेटरी की बात करें तो ये आपका OCO2 के बाद बनाया गया है, इसकी सक्सेस के बाद बनाया गया है, जो कि मैप करेगी कि कार्बन गैसेस कितना हमारे अमेरिका में है, अमेरिका के ऊपर है, जो कि आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से देखने को मिलेगी। फिर आपका गॉयफिन 5 इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग सैटेलाइट है जो कि चाइना के द्वारा बनाया गया है, और ये ग्लोबल लैंड और वाटर रिसोर्सेज को, एयर पॉल्यूटेंट, ग्रीन हाउस गैसेस को, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे मैप करेगी। वेनस सैटेलाइट की बात करें तो ये इसराइल की फर्स्ट आपकी इन्वायरमेंटल रिसर्च सेंटर है, सैटेलाइट है, जो कि ये आपका बनाया गया है इसराइल और फ्रांस के द्वारा। एक्सकैलिबर की बात करें तो रिसेंटली वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे टेलीस्कोप लॉन्च किया है जो कि एक्सकैलिबर के नाम से, और ये अंटार्कटिका से लॉन्च किया है। यहाँ पे मेज़र किया जाएगा एक्सरे के पोलराइजेशंस, जो कि डिफरेंट आपके न्यूट्रॉन स्टार से आती है, ब्लैक होल से आती है। जो ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पे टेस्ट करेगी 2 डिफरेंट टाइप की इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो कि मॉडर्न फिजिक्स में आज की डेट में है। क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करें तो ये क्वांटम फील्ड थ्योरी है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, और यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स का एग्जाम्पल लेकर भी बताया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे जनरल रिलेटिविटी की बात करें तो ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे हम लोग परसीव करते हैं ग्रेविटी के फोर्स को, और यहाँ पे किस तरीके से हमारी स्पेस और टाइम में
आपका कर्वेचर यहाँ पे फॉर्म होता है। ओके, तो ये पूरी तरीके से आप देख रहे हो कितनी अच्छी लिस्ट बनाई गई है कि आपको स्पेस एजेंसी के लिए कितनी सारी सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च हुई है डिफरेंट आपकी कंट्रीज़ के द्वारा। नासा की अलग से है, इसरो की अलग से है, और सारी चाइना, जापान, आप यूरोप की देखोगे तो अलग से है। तो सब कुछ अच्छे से टेबल में इसको बताया गया है। आप एक बार में अभी तो कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन अगर आप 2-3 बार सुनोगे तो शायद आपका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कि कौन सी सैटेलाइट किसके द्वारा की गई थी और उसकी क्या पर्पस है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन तो यहाँ से ज़रूर फेच होंगे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है कि स्पेस टेक्नोलॉजी हमें पढ़ना ही है। अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि है प्लान टू प्रिवेंट एस्ट्रॉइड अटैक। यानी एस्ट्रॉइड अटैक होता क्या है, जैसे आप देखोगे कि हमारे ऊपर जो सोलर सिस्टम है, तो सोलर सिस्टम में एस्ट्रॉइड होते हैं जो छोटे छोटे आप पत्थर जैसा ही कह सकते हो कि छोटे छोटे पत्थर होते हैं। तो नासा ने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ की है जिसका नाम है नेशनल नियर अर्थ ऑब्जेक्ट प्रिपेयर्डनेस स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान। तो ये और न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये 10 ईयर का प्लान है, जिसमें कि जो आपका NEO है ना, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इसको इन्हांस करेगा, ट्रैक करेगा, यहाँ पे जो भी कैपेबिलिटीज़ है उसको कैटेगराइज करेगा, और जो टेक्नोलॉजी से आपका इसके डिफ्लेक्शन से और डिसरप्शन मिशन से उसको यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। अब नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है क्या, ये आपका कोमेट्स है, एस्ट्रॉइड्स है, जो कि यहाँ पे नोच किया जाता है जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से, जो कि हमारे प्लैनेट से होता है। आपको अगर ये समझना है कि मेटेओर्स क्या होता है, मेटेओराइट्स क्या होती है, कॉमेट्स क्या होती है, या आपके एस्ट्रॉइड्स क्या होती है, तो मैं एक इसका लेसन ले चुकी है, अनअकैडमी में आपको मिलेगी। मैं उसके लिंक आपको टेलीग्राम में ज़रूर दे दूँगी, आप प्लीज़ इसको पढ़ने के बाद उसको भी देख लीजिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगी कि ये सारी टर्म्स जो है ना हमारे सोलर सिस्टम में होती है। प्लैनेट्स के अलावा भी ये छोटे छोटे पत्थर होते हैं, तो ये है क्या और क्यों होते हैं, मैं अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन की हूँ। अभी एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ओके, यहाँ पे आपका जितनी भी इंटरनेशनल कॉपरेशन है उसको बढ़ाया जाएगा, और साथ ही यहाँ पे जो पोटेंशियल ग्लोबल इम्पैक्ट थ्रेड है ना उसको भी यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा। अब एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट अगर देखेंगे, और जो भी हमारा एडा है यानी एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट और डिफ्लेक्शन असेसमेंट मिशन है क्या, ये ऐसा फर्स्ट एवर मिशन है जो कि यहाँ पे डिफ्लेक्ट करेगी जो नियर अर्थ एस्ट्रॉइड है ना, जो हमारे प्लैनेट को, यानी जितनी हम, जैसे हमारी प्लैनेट हो गई, मैं छोटे आपको आसान भाषा में बताती हूँ, ये हमारी अर्थ है, अर्थ के चारों ओर कुछ कुछ पत्थर ऐसे घूम रहे हैं, जो कि आपको दिखता है ना कि टूटता तारा टूट के गिर गया, तो वो तारा टूट के गिरता नहीं है, उसको हम लोग कोमेट्स कहते हैं। ओके, यही वाली कॉमेट्स जो अभी ऊपर आई थी, वो आपका जो है कुछ ऐसे फिसलते जाती है, तो वो एक ऐसा ब्राइटिंग स्टार के जैसा दिखता है कि जैसे तारा टूट गया, कुछ विशेष मांग लो, तो एक्चुअली वैसे कुछ होता नहीं है, ये तो खुद ही एक कॉमेट से वो गिरती है। तो इस तरीके की एस्ट्रॉइड होती है, तो ये हमेशा बहुत ही ज़्यादा तेज़ी स्पीड से घूमती है, जितनी स्पीड से हमारी अर्थ रोटेट करती है ना अपने एक्सिस पे, और उतनी उससे ज़्यादा फास्ट स्पीड में ये घूमती है। तो समटाइम्स क्या होता है कि एस्ट्रॉइड की मात्रा इतना ज़्यादा स्पेस में हो गई है ना कि ये अनुमान लगाया जा रहा कि एस्ट्रॉइड के टकराने से अर्थ में ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लैनेट को हमारा बचाया जा रहा है इस तरीके के नियर अर्थ एस्ट्रॉइड के अटैक से। तो ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा और दूसरे कंट्रीज़ के साथ लाया जा रहा है। एडा में आपका 2 इंडिपेंडेंट स्पेसक्राफ्ट है, नासा की डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन है और ESA की एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट मिशन है। इसका टारगेट है कि बाइनरी नियर अर्थ और एस्ट्रॉइड डिनोमॉस को देखना है। यानी नासा यहाँ पे डिजिग्नेट कर रही है एक स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम है हैमर आप लोग सुने होंगे, हाइपर वेलोसिटी एस्ट्रॉइड मिटिगेशन मिशन फॉर इमरजेंसी रिस्पांस, जो कि यहाँ पे डिफ्लेक्ट करेगी जितनी भी आपके एस्ट्रॉइड है ना उसकी डायरेक्शंस को यहाँ पे हटाया जाएगा। अब यहाँ पे खुद ही दे दिया एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड्स, मेटर्स और मेट्रॉइटीज और कॉमेट्स क्या होती है, तो चलिए देख ही लेते हैं। यहीं पे एस्ट्रॉइड जो है एक स्मॉल बॉडी होती है, रॉक का छोटा छोटा टुकड़ा होता है जो कि आपके सन के चारों ओर घूमती है, और जो एस्ट्रॉइड बेल्ट होता है वो हमारे सोलर सिस्टम में होता है और ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है, इस तरीके की बेल्ट होती है। ओके, मेटेरॉइड्स की बात करें तो ये आपका जब एस्ट्रॉइड्स यहाँ पे टूट जाता है, जो बड़े पत्थर एस्ट्रॉइड अगर टूट जाते हैं छोटे छोटे पत्थर में, और जितने भी स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं वो फिर और टूटते जाते हैं, तो इस फ्रेगमेंट्स को यानी टूटते टूटते जा रहे हैं, तो इसको हम लोग मेटेरॉइड्स कहते हैं। मेटियोर्स किसको कहते हैं, जब ये मेटेरॉइड्स आपका एक दूसरे के पास आ जाते हैं और अर्थ के पास आते हैं और एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाते हैं, उसके बाद वो वेपोराइज हो जाते हैं और यहाँ पे उनको लाइट मिल जाता है, यानी स्काई से उनको लाइट मिल जाता है, तो इसको हम लोग मेटेओर्स कहते हैं और शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं। मेटेरॉइड्स किसको कहते हैं, जब मेटेओर्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते, यानी यहाँ पे वो वेपराइज नहीं हो पाते कम्प्लीटली और वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में चले जाते, तो इसको मेटेओराइड्स कहते हैं। कॉमेट्स किसको कहते हैं, एक आइस और रॉक्स का जो आपका चंक होता है ना उसको कहते हैं, जो कि आपका सोलर सिस्टम से ही निकल कर आता है, और ये आपका इसकी एक कोमा होती है और एक टेल होता है, ऐसे पतला सा टेल होता है, तो इसको हम लोग कॉमेट्स कहते हैं। ओके,
और इसको शूटिंग स्टार भी कहते हैं। जो मेटियोर्स होते हैं ना, ये आपका शूटिंग स्टार होता है। जो हम लोग तारा टूट जाता है, अच्छा उस समय मैं कॉमेट्स बोल दी थी, नहीं, ये आपका मेटियोर्स है। जो आपका तारा टूटता है ना, जो हम लोग आसमान में देखते हैं तारा टूटता है, विश मांगो वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीज़ें नहीं होती है, ये इसको शूटिंग स्टार कहते हैं और ये मेटियोर्स होती है। ओके, जो टूटता जाता है, जितने पत्थर टूटते जाते हैं तो कुछ पत्थर टूट के गिर जाते हैं एटमॉस्फेयर से, तो वही चीज़ होती है। कुछ और रिलेटेड आप न्यूज़ देखोगे तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने पता किया कि एस्ट्रॉइड को यहाँ पे 2015 BZ509 कहते हैं, जो कि सपोज किया जा रहा है कि फर्स्ट इंटरस्टेलर बॉडी है जो कि हमारे सोलर सिस्टम में स्टे कर रही है। अगर इसकी ऑर्बिट की बात करें तो ये रेट्रोग्रेड है, यानी 2015 BZ509 है, और ये अर्थ के सन के चारों ओर घूमती है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज अगर यहाँ पे देखें तो उल्टी डायरेक्शन में, ये जुपिटर के उल्टे डायरेक्शन में ये घूमती है। और ऑर्बिट की बात करें एस्ट्रॉइड की, तो ये ऑलमोस्ट कोइंसाइड है आपकी जुपिटर के साथ। ओके, तो गाइस आज मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ और स्पेस रिलेटेड डेवलपमेंट जो कि इंडिया में हुआ है। बहुत सारा इंटरेस्टिंग टॉपिक अभी बाकी है, तो हम लोग ये न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के बारे में भी समझेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये सारी टॉपिक्स जो है ना, आपका जब डिफरेंट एस्पेक्ट को इंक्लूड कर देती है तो वो टॉपिक अपने आप में यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूले, जिससे मुझसे मोटिवेशन मिलती है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। अगर फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हो और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।